गर्मी की छुट्टियों में नदी में नहाने आया शहर से परिवार। गर्मी की छुट्टी में सारे बच्चे खुश होकर घर आकर, मम्मी मम्मी हमारे गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं स्कूल की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब दोस्तों के साथ मजे करना। दोस्तों के साथ हमें मजे नहीं करना पापा, हमें इस बार गर्मी की छुट्टी में वाटर पार्क जाना है। वाटर पार्क, हमें वाटर पार्क घुमाने ले चले, हम वहीं पर जाकर मजे करेंगे। नहीं बेटा, वाटर पार्क नहीं जाना, क्योंकि वाटर पार्क के पानी में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होता है, जिससे हमें कई तरह के इंटरनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें गर्मी की छुट्टी में वाटर पार्क ही जाना है। ठीक है, तुम सबको वाटर पार्क जाना है ना, हम वाटर पार्क ही जाएंगे, पर शहर में नहीं, गांव में, जहां नदियों में तुम शहर के वाटर पार्क से ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। अब सारा परिवार ट्रेन से गांव के लिए निकलता है। कितने समय बाद गांव जा रहे हैं, पता नहीं माँ पिताजी कैसे होंगे। शहर में आने के बाद तो उनसे मिलने का मौका ही नहीं मिला, इतना बिजी शेड्यूल जो है शहर का। कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं ना, अब आराम से बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में गांव के नदी के पानी में नहाएंगे और माँ जी पिताजी के साथ एंजॉय करेंगे। 24 घंटे का सफर खत्म करके पूरा परिवार शहर से गांव पहुंचता है। अरे बेटा, तू इतने समय बाद आया, घर के अंदर आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। दादू दादू कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और तुम सब कैसे हो? हम भी बहुत अच्छे हैं दादू जी। तुम लोग सफर में बहुत ज्यादा थक गए होगे, चलो नदी के पानी से नहाकर थोड़ा तरोताजा हो जाओ। शहर से आया पूरा परिवार गर्मी की छुट्टी में नदी में नहाने आते हैं, जहाँ नदी के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर बच्चे बेहद खुश होते हैं। ये नदी के पानी में नहाने में तो बहुत मजा आ रहा है। अब बताओ बच्चों, वाटर पार्क जाना है या नदी का पानी ही बेस्ट है? नदी का पानी ही बेस्ट है पापा। सबके नहा लेने के बाद मालती सबके लिए खाने में देसी खाना परोसती है, जैसे बाजरे की रोटी, बैंगन का भरता, लौकी की खीर, सत्तू का शरबत, ताजा दही का छाछ, सलाद और फल में आम और तरबूज, लीची। अरे माँ जी, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? इतना सब कुछ कहाँ है बहू, ये सब खाना तो गांव के लोग रोज खाते हैं। सारा परिवार मालती के हाथ का देसी खाना खाकर, ओहो हो, मजा आ गया माँ, इतने समय बाद आपके हाथ का ये देसी ऑर्गेनिक खाना खाकर दिल खुश हो गया। शहर में तो मैं ऐसे खाने के स्वाद के लिए तरस जाता था। अच्छा बेटा, तो गांव आ जाया करो ना, तेरी माँ तो रोज ऐसे ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाती है। दादी माँ मुझे तो ये मीठी मीठी आम खाने में बहुत मजा आ रहा है। अब खाना खा पी कर पूरा परिवार आराम करता है। अगले दिन सुबह, बहू चल, फल और सब्जियों के खेत से ताजे ताजे फल और सब्जियां तोड़कर लेकर आते हैं। दादी माँ हम भी जाएंगे आपके साथ, हमें भी लेकर चलो ना। ठीक है, तुम लोग भी चलो मेरे साथ। अब मालती अपनी तीनों बहू और उनके बच्चों के साथ फलों के बाग में जाती है, जहां आम, लीची, गन्ने सब उगे हुए होते हैं और कई फलों के पेड़ पर झूले भी लगे हुए होते हैं। मम्मी मुझे गन्ने खाना है, गन्ने तोड़कर दो ना। अच्छा, मेरे पोते को गन्ने खाना है, रुको मैं अभी तोड़ कर देती हूँ। माँ जी, मुझे भी खाना है गांव के मीठे मीठे गन्ने। अब मालती सबको गन्ने तोड़ कर देती है। सभी लोग गन्ने को खा रहे होते हैं कि तभी तितली, दादी माँ यहाँ पर जो झूला लगा हुआ है, क्या हम इस झूले पर झूल सकते हैं? हाँ मेरी पोती, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए ही तो लगवाए हैं ये झूले, ताकि तुम जब भी शहर से आओ तो इन झूले पर आराम से झूल सको। थैंक यू दादी माँ। अब सभी बच्चे पेड़ों की छांव में ठंडी ठंडी हवाओं में झूले पर झूल रहे होते हैं। वहीं तीनों बहू अपनी सास के साथ एक टोकरी में ढेर सारे कच्चे आम को तोड़कर रख रही होती हैं। इतने सारे कच्चे आम हम क्यों ले रहे माँ जी? बहू, इन कच्चे आम से हम आम के मसालेदार चटपटे अचार बनाएंगे, जिन्हें दाल चावल रोटी सब्जी के साथ खाने में बहुत मजा आएगा। कुछ देर बाद मालती अपनी बहू और अपने पोता पोती के साथ कच्चे आम की टोकरी सिर पर रखकर घर आ जाती है। इसी तरह अगले दिन, पिताजी, आपको याद है जब हम छोटे थे तो नदी में रोज शाम को नाव की सवारी करते थे? हाँ बेटा, बहुत अच्छे से याद है। वो नाव की सवारी तो आज भी होती है। तू कहे तो चल, बच्चों को लेकर चलते हैं नाव सवारी पर। हाँ मुझे भी जाना है नाव की सवारी करने, लेके चलिए ना पापा। अब बच्चों की जिद करने पर आलोक पूरे परिवार को लेकर नदी के पास नाव की सवारी करवाने आता है, जिसके बाद पूरा परिवार अलग अलग नाव में बैठकर नाव की सवारी करता है। बताओ बच्चों, मजा आ रहा है नाव की सवारी करके? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, अपने बचपन के दिन याद आ गए मुझे। हाँ विशाल, सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे बचपन लौट आया।
दादी माँ वो देखो नदी के पानी में मछलियाँ तैर रही हैं और स्वान घूम रही है। हाँ पोती, यहाँ नदी में इसी तरह स्वान और मछलियाँ तैरती रहती हैं। कुछ देर बाद पूरा परिवार नाव की सवारी खत्म करके घर लौटते हैं, जहाँ पूरे घर में अंधेरा हो रहा होता है। ओहो, ये बिजली क्यों कट गई? न जाने अब ये बिजली कब तक आएगी। एक काम करो मालती, हम सबका बिस्तर आज छत पर ही लगा दो। हाँ सही कहा, छत पर खुले आसमान में ठंडी ठंडी हवा में सबको अच्छी नींद आ भी जाएगी। ये बल्ले बल्ले, आज तो हम छत पर सोएंगे। दादी माँ आपने हमें कहानियां भी सुनाना। ठीक है बेटा, लाइए माँ जी, बिस्तर हमारे हाथ में दे दीजिए, हम छत पर बिस्तर कर देते हैं। अब तीनों बहू मिलकर छत पर पूरे परिवार का बिस्तर लगा देती है और सारा परिवार खुले आसमान में ठंडी ठंडी हवाओं में रात की नींद लेने लगते हैं। छत पर कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना राधा, गर्मी का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है यहाँ पर। हाँ सही कहा निधि तुमने। इसी तरह अगले दिन सुबह मालती जल्दी उठकर सबके लिए रसोई में खाना बना रही होती है। रहने दीजिए माँ जी, आज हम सबके लिए खाना बनाते हैं। ठीक है बहू, अगर तुम्हारा मन है तो बना लो। अब तीनों बहू चूल्हे पर खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती हैं। अरे वाह, तुम तीनों ने तो गांव में रहकर गांव के तौर तरीकों को बहुत जल्दी सीख लिया। तुम्हें पता है तुमने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये सब कुछ हमने माँ जी को देख देख कर ही सीखा है। कुछ देर बाद तीनों बहू नदी के पास आकर सभी झूठे बर्तनों को धोती हैं। गांव में रह रहकर गांव की सभी चीजों से प्यार हो गया। सच कहूँ तो यहाँ पर मुझे शहर की बिल्कुल याद नहीं आ रही। कितनी शांति और कितना सुकून है यहाँ पर। हाँ सच में गांव में सुकून तो बहुत है। कोई नॉइज पोल्यूशन ही नहीं, कोई डस्ट पोल्यूशन नहीं, एकदम नेचुरल एयर, फ्रेश हवा, फ्रेश खाना, सब कुछ फ्रेश है यहाँ पर। अब तो इन फ्रेश चीजों को छोड़कर शहर जाने का मन भी नहीं कर रहा, पर क्या करे, बच्चों की गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर उनके स्कूल, ट्यूशन, हस्बैंड की जॉब, सारी चीज संभालने के लिए शहर तो जाना ही होगा। कुछ देर बाद तीनों बहू घर आती हैं, जहां मालती कच्चे आम के ढेर सारे अचार बना रही होती है। अरे माँ जी, आप कच्चे आम के अचार बना रही हो, उसमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मन कर रहा है बनाने से पहले खा ही जाऊं। चिंता मत करो, तुम लोगों के लिए ही बना रही हूँ। जब शहर जाओगे तो कांच के डब्बे में भर दूंगी, लेती जाना। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक शाम मालती घर की चौखट पर उदास बैठी हुई होती है। क्या हुआ माँ, आप यहाँ अकेली उदास क्यों बैठी हुई हो? अरे आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ माँ, बोलिए ना। मेरे पोता पोती की अब गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और अब तुम सब यहाँ से चले जाओगे। फिर ना जाने कब आओगे और मेरा ये घर फिर से सूना पड़ जाएगा। अरे माँ, चिंता क्यों करती हो, हम फिर आ जाएंगे गर्मी की छुट्टियों में। चलो, गर्मियों की छुट्टियों का क्या इंतजार करना। अब जब भी हमारा मन करेगा हम हर 1-2 महीने में आपसे मिलने गांव आया करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और बच्चों की गर्मी की छुट्टियां अब खत्म हो जाती हैं। सारा परिवार अपने हाथों में बैग लेकर खड़ा होता है। ठीक है माँ जी, चलते हैं, अपना ध्यान रखना। अरे रुको, मुझे कुछ देना था। मालती रसोई में आकर कांच की शीशी से भरी अचार और स्टील के डिब्बे में रखे गोंद के लड्डू लेकर बाहर आती है। ये देख बेटा, मैंने तुम सबके लिए देसी घी के गोंद के लड्डू और ताज़ा कच्ची आम के अचार बनाए हैं। शहर में जाकर इसे स्वाद लेकर खाना, ताकि जब भी खाओ तुम्हें अपनी माँ की याद आती रहे। ठीक है दादी माँ, और मैं सबसे ज्यादा आपके देसी घी के बने हुए गोंद के लड्डू खाऊंगा। हाँ मेरे पोते, क्यों नहीं, जरूर खाना। उसे खाकर तुम बहुत ताकतवर बनोगे। अब तीनों ही बेटे अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। खुश रहो बेटा, ऐसे ही अपने बुजुर्ग माँ बाप से मिलने गाँव आते रहना। इसी तरह पूरा परिवार अपने माता पिता से अलविदा लेकर शहर के लिए निकल जाते। माँ क्या हुआ माँ, फिर से तबीयत बिगड़ रही है क्या? हे भगवान, मैं क्या करूँ? अरे नहीं बेटा, बस थोड़ी सी खराब है, ज्यादा नहीं। नहीं माँ, झूठ मत बोलो, आपकी कांपती हुई आवाज बता रही है आप कितनी बीमार हो। माँ, मुझे जिस भी डॉक्टर का पता चलता जा रहा है, मैं सभी से बात कर रही हूँ, लेकिन कोई भी आपकी परेशानी को सुनकर उस पर हाथ रखने को राजी नहीं होता है। मैं क्या करूँ? बेटा तू ज्यादा टेंशन मत कर, मैं ठीक हूँ। अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ। माधुरी ने ऐसे बोलकर फोन कटवा दिया, जिसके बाद अपने बिस्तर पर वो ठंडी ठंडी सांसें लेने लगी। माधुरी एक अमीर औरत थी जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही बेटियों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बेटी की शादी माधुरी ने अपनी पसंद से की थी, जिसकी वजह से रानी को अपने मायके की तरह ही अमीर ससुराल मिला। वहीं श्रुति ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिसकी वजह से उसका पति गरीब ही था। माधुरी को कैंसर था
और अब उसकी तबीयत इन दिनों बेहद ही खराब चल रही थी। श्रुति ने माधुरी से बात करने के बाद अपनी बड़ी बहन को फोन मिलाया। हाँ बोल श्रुति, कैसे फोन किया? दीदी, जानती हूँ माँ की तबीयत तो फिर से बिगड़ गई है। मुझे तो माँ की बहुत चिंता हो रही है। मैं कितने ही डॉक्टर से मिल चुकी हूँ, लेकिन किसी के पास भी माँ के कैंसर का इलाज नहीं है। दीदी चलो ना, माँ के पास चलते हैं। क्या माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है? श्रुति, मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन जा नहीं सकती। तू ही चली जा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। क्या आपके सर में दर्द हो रहा है? ठीक है, आप आराम करिए। रानी की बात को सुनकर श्रुति खुद ही अपनी माँ के पास जाने लगी। उसके घर में कोई वाहन वगैरह नहीं था। श्रुति सड़क तक पैदल आई, जिसके बाद वो ऑटो से अपनी माँ के घर तक पहुंची। हाँ भैया, कितना हुआ? बहन जी 100 रुपए दे दो। 100 रुपए? किस खुशी के? भैया, शहर में इस कोने से इस कोने तक चले जाओ, लेकिन कोई भी 50 से ज्यादा नहीं लेता है। ये लो 50 रखो। गरीब औरत को बड़े घर के आगे क्या उतरता हुआ देखा? आपके भाव चढ़ गए। श्रुति ऑटो वालों को मुनासिब किराया देकर अपनी माँ के पास आई और आते ही अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। ये था छोटी बेटी का अपनी माँ के लिए प्यार। तो वहीं दूसरी तरफ रानी। ये माँ भी ना आए दिन बीमार ही होकर रहकर हमें परेशान करती रहती हैं। ये नहीं कि जल्दी से इस दुनिया को छोड़कर जाएं। जब माँ जाएंगी तभी तो उनके हिस्से की सारी जमीन और जायदाद मेरे नाम होगी। ये इस वक्त क्यों फोन कर रही है? हेलो, बोलो सुमन। हेलो डार्लिंग, कैसी है? बहुत अच्छी हूँ। रानी, ज़ारा का स्टोर है ना, उसमें आज बाय 1 गेट 1 सेल लगी हुई है। चलना, खरीदते हैं ब्रांडेड जीन्स टॉप और बहुत कुछ। और रियली? चल तो फिर नेक काम में देरी कैसी? रानी भी सुमन के साथ जाने को राजी हो गई। रानी को अपनी माँ के लिए वक्त ही नहीं था, लेकिन शॉपिंग पर जाने को वो एकदम से मान गई। जहां श्रुति ने अपना सारा कीमती वक्त अपनी माँ की सेवा में लगाया, वहीं रानी आराम से शॉपिंग मॉल में घूम रही थी। सुनिए शांताबाई, माँ की कुछ देर आंख लग गई है। आप माँ का ख्याल रखना। तब तक मैं जरा, मेरी सहेली ने ना एक डॉक्टर का पता बताया है, मैं वहां होकर आती हूँ। श्रुति अपनी माँ की खातिर उसके लिए फिर से एक नए डॉक्टर के पास आई। उसने पैदल ही उस डॉक्टर तक का सफर किया और फिर। डॉक्टर, ये सारी मेरी माँ की रिपोर्ट्स हैं और मुंह जबानी में आपको उनकी हालत बता ही चुकी हूँ। अब आप बताइए, क्या आप मेरी माँ का इलाज कर देंगे? बेटा देखो, तुम्हारी माँ की हालत बेहद ही नाजुक है और उनके इलाज के लिए अच्छी नॉलेज के साथ साथ अच्छी तकनीकी भी चाहिए, नहीं तो इलाज सही से नहीं होगा। इसीलिए ये मेरे हाथ से निकला हुआ मर्ज है। श्रुति को इस डॉक्टर से भी निराशा ही मिली। श्रुति उससे मिलकर वापस से अपनी माँ के पास ही लौटी। माधुरी को होश सा आ गया था और उसकी तबीयत भी सही थी। मेरा इलाज तो चल रहा है, तो क्यों परेशान होती है? आपको खोने के डर से डरती हूँ माँ, इसीलिए। आप मुझे छोड़कर चली गई तो? श्रुति को अपनी माँ की बेहद ही चिंता थी। वो अपनी माँ से लिपटकर खूब रोई और फिर थोड़ा वक्त माधुरी के साथ बिताकर वो अपने पति युग के साथ अपने घर को लौट आई। ऐसे ही अगले दिन रानी अपनी माँ के पास पहुंची। मेरा जरा भी आने का मन नहीं था, लेकिन बस क्या करूं, अब माँ की नजर में अगर बुरा नहीं बनना है और उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं होना, इसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। माँ कैसी हो? रानी बेटा, तू आजा। अब तो मैं कल के मुकाबले थोड़ी अच्छी हूँ। चलिए, अच्छा ही है माँ। माँ वैसे बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ? बोल। माँ, आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है, आपकी तो बीमारी भी लाइलाज सी है, तो आप अपनी बेटियों के बारे में क्या सोचती हैं? मेरा मतलब, अगर आप कभी अचानक में निकल गई तो आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? इतना सब आपके नाम है, ये सब कहाँ जाएगा? कभी सोचा है क्या ये आपने? नहीं बेटा। अरे तो सोचिए, मेरा मतलब सोचिए। और कब सोचेंगी? सही बोल रही है तू। माँ, आप मेरी माने तो अपनी जायदाद का 99% आप मुझे दे देना। मैं अमीर हूँ तो मैं ये प्रॉपर्टी बेचकर नहीं खाऊंगी, और श्रुति गरीब है। अगर आपने इसे उसको देने को सोचा तो एक ही दिन में उसका पति तो सब कुछ उड़ा सकता है। रानी ने ऐसे ही अपनी बीमार माँ से बहुत बातें की कि वो वहां उसे कंफर्ट करने के बजाय और बेचैन कर गई। रानी तो इतनी बातें बनाकर आ गई, लेकिन माधुरी के दिमाग पर इन सभी बातों का बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा। वो उन्हें ही सोचती रही और सोचते सोचते उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर कुछ देर के बाद श्रुति के पास फोन आया। हेलो, हाँ माँ। छोटी मालकिन मैं बोल रही हूँ, शांताबाई। मालकिन जल्दी से आ जाओ, बड़ी मालकिन की तबीयत बहुत बिगड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आज वो दुनिया को छोड़कर न चल बसे। आ जाओ मालकिन।
शांताबाई की बात को सुनकर श्रुति के हाथ से खाने की ट्रे छूट गई। वहीं पास में उसका पति युग था। उसने श्रुति को संभाला और वो उसे माधुरी के पास लेकर गया। देखो श्रुति, अब अपनी जिद छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जिद की वजह से माँ दुनिया ही छोड़ बसे। अब जो माँ का कमाया हुआ पैसा है तुम उसी में बाहर से उनका इलाज करवाओ। सच में श्रुति, यकीन मानो मेरा। जी आप सही बोल रहे हैं। श्रुति बड़ी ही टूटी हुई और रोते हुए अपने घर पहुंची। उसने रास्ते में माधुरी के पुराने डॉक्टर को भी फोन कर दिया था। घर पहुंचते ही अपनी माँ को बेसुध सा पड़ा देख श्रुति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बस अपनी माँ के हाथ को हाथ पर रखकर बैठ गई। माँ क्या हुआ? कल तो आपकी तबीयत अच्छी हो गई थी ना, फिर आज? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। कहाँ से ठीक हो माँ? आप मत बोलो, बोलने में भी तो ताकत लगती होगी ना। अभी डॉक्टर आएंगे तो आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। श्रुति ऐसे ही अपनी माँ को समझाने लगी और उसी के पास बैठी रही। वहीं दूसरी तरफ पीछे से रानी भी पहुंच गई। जहां एक बेटी डॉक्टर को खबर करके लाई थी, वहीं रानी अपने साथ वकील को लाई थी, लेकिन उसने उसे कमरे के बाहर ही खड़ा कर दिया। और क्या हुआ माँ को? मामा, आर यू ओके? रानी ऐसे ही झूठी फिक्र दिखाने लगी। वो अपनी माँ के ज्यादा करीब भी नहीं बैठी थी। अभी श्रुति अपनी माँ का हाथ थामे हुए बैठी ही थी कि तभी माधुरी बेहोश हो गई। उसके हाथ ढीले पड़कर बिस्तर से लटक गई। जब श्रुति को यह महसूस हुआ तो वो जोर से चिल्लाई, माँ माँ माँ, आंखें खोलो माँ। माँ 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 छोड़कर चली गई हमें। माँ छोड़कर चली गई। माँ छोड़ के चली गई। माँ। श्रुति हटो, डॉक्टर आए हैं, इन्हें माँ को चेक करने दो। युग ने श्रुति को संभाला और डॉक्टर माधुरी की जांच करने लगा। नहीं नहीं युग जी, मेरी माँ मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती है। श्रुति सब्र रखो, माँ कहीं नहीं गई है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। सारे घर में मातम सा मच गया। रानी भी रोने का नाटक कर रही थी, जिसको उसका पति राम संभाल रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर ने माधुरी को दवा दे दी और सभी को बताया। देखिए, माधुरी जी को दिमागी तौर पर कोई टेंशन हुई जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी। अभी वो बेहोश है। वैसे मैंने होश में आने की दवा उन्हें दे दी है। आप लोग ज्यादा वक्त मत लगाइए और इन्हें उस डॉक्टर को दिखा दीजिए जिसकी सलाह मैं आपको साल भर से दे रहा हूँ। मर्ज को बढ़ाकर तो मौत को ही पास बुलाना है। जी डॉक्टर। श्रुति ने सारी बात को अच्छे से सुनकर डॉक्टर को विदा किया। वहीं कमरे के बाहर सभी ने वकील को भी देख ही लिया था। आपको यहाँ किसने बुलाया? रानी मैडम ने। रानी दीदी ने? क्यों? रानी, तुमने इन वकील साहब को बुलाया है, पर क्यों? मैंने वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी माँ यहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तुम्हें ऐसे में बंटवारे करने हैं। दीदी, आप इस जगह पर माँ की मौत की खुशी मनाने आई हो? अभी श्रुति ऐसे बोल ही रही थी कि माधुरी को भी होश आ गया और वो पीछे से बोली, बेटा, ये मुझसे कल भी यही सब बातें करके गई थी। माँ, दीदी, आपको शर्म नहीं आई? कौन सी कमियां रह गई हैं मेरी जायदाद में जो तुम इतना गिर गई रानी? मेरी तो यहाँ नजरें भी नहीं उठ रही हैं। चलो घर चलो। राम गुस्से में रानी को लेकर घर आ गया तो वहीं श्रुति अपनी माँ से लिपट गई। बस फिर क्या था, दोनों बहनों की असलियत सभी के सामने थी। रानी फिर कभी अपने मायके नहीं आई तो वहीं श्रुति ने अपनी माँ का इलाज बाहर से करवाया और माधुरी जल्द ही ठीक हो गई और श्रुति अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी।